अब हम लोग बात करेंगे डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ये गॉस थ्योरम के यूज से हम कूलम्स लॉ को कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, where R is the separation between the 2 point charges। इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे ये गॉस थ्योरम से। ठीक है, तो इसके लिए हम करते क्या है, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q at a point O and there is a point P which is a small r distance away from point charge Q। अब देखिए, हम यहाँ पर गॉस थ्योरम को यूज करते हुए हमको कूलम्स लॉ को प्रूव करना है। ठीक है, इसके लिए हम कर क्या रहे हैं कि एक पॉइंट चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं Q और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P है। अब इस पॉइंट पर जो है कोई दूसरा चार्ज, पॉइंट चार्ज हम पुट करेंगे और ये हम प्रूफ करेंगे कि ये फोर्स जो है, कूलम्ब फोर्स जो है, ये हमारा Q ये F 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। ये हमको प्रूफ करना है। तो अब एक काम हम करते हैं इसके लिए। अब यहाँ पर हमको जब गॉस थ्योरम यूज करना है तो एक गॉसियन सरफेस हम कंसीडर करते हैं और ये मस्ट है क्योंकि गॉस थ्योरम जो है हमारे क्लोज सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है। तो अब हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। तो गॉसियन सरफेस कंसीडर करने के लिए हम इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चूंकि चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के केस में हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस सपोज कर लें। अब आप कहेंगे कि स्फेरिकल आप क्यों ले रहे हैं, आप क्यूब क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यूबॉइड क्यों नहीं ले रहे हैं, सिलेंडर क्यों नहीं ले रहे हैं? तो एक्चुअली हम यहाँ पर ये जो है स्फेरिकल इसलिए कंसीडर कर रहे हैं कि स्फेयर के सारे पॉइंट्स जो होंगे, सरफेस के सारे पॉइंट्स उसके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होते हैं। तो वहां पर हमको गॉस थ्योरम को यूज करना हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी गॉस थ्योरम जो है वो हमारे गॉसियन सरफेस के शेप और साइज पर डिपेंड तो है नहीं। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, हम एक स्फीयर सपोज कर रहे हैं r रेडियस का और उस स्फीयर का सेंटर O है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट P जो होगा वो स्फीयर के सरफेस पे होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम स्फीयर बना लेते हैं। स्फीयर हमने बना लिया। ये पॉइंट O पे जो है हमारा चार्ज Q है और इससे r डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है हमारा यहाँ पर P है। अब हम करना क्या है हमको कि टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड बाय द स्फीयर गॉसियन सरफेस, ठीक है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो आप इसे फंडामेंटल मैनर से कैलकुलेट करिए, जिस तरीके से फ्लक्स कैलकुलेट किया जाता है, और उसके बाद आप गॉसियन लॉ को भी यूज करिए। ठीक है, और दोनों को कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, तो अब यही काम हम करने जा रहे हैं। तो टेक अ गॉसियन सरफेस as a sphere of radius r. Now take a small area element ds around p। अब इस p के अराउंड एक स्मॉल एरिया एलिमेंट जो है हम ds सपोज कर ले रहे हैं। ठीक है, यहां पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ds सपोज कर रहे हैं। तो इस एरिया का जो डायरेक्शन होगा, एरिया वेक्टर अगर हम यहां पर कंसीडर करते हैं और आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर अंडर कंसीडरेशन है, तो जो हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होगा, आई मीन इसका डायरेक्शन होगा, वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ds वेक्टर जो है वो हमारा रेडियल डायरेक्शन होगा। ठीक है, नॉर्मल टू p जो है वो हमारा अलोंग OP हो जाएगा। तो अब यहां पर स्मॉल फ्लक्स
associated with a small surface element ds, that is d phi is equal to E डॉट ds। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ये हमारा फार्मूला है, आपको पता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारा फ्लक्स होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड बाय द स्मॉल एरिया एलिमेंट ds जो होगा वो E डॉट ds होगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखिए, जो ये पॉइंट चार्ज Q है वो सेंटर पे हमने ले रखा है, इस स्फीयर के गॉसियन सरफेस के सेंटर पे है, और पॉइंट P जो है ये सरफेस पॉइंट है। तो यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्चुअल में वो अलोंग OP ही होगा, और ये OP हमारा कौन सा डायरेक्शन है, रेडियल डायरेक्शन है, क्लियर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों हमारे जो है यूनि डायरेक्शनल है, सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो ये एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट ये हमारा 0 है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा E ds cos थीटा इज इक्वल टू E ds सिंस cos 0 इज इक्वल टू 1। और ये देखिए यहाँ पर कोई भी एरिया एलिमेंट ऑन द सरफेस अगर हम कंसीडर करते हैं तो सबके लिए हमारा जो थीटा की वैल्यू होगी वो हमारी 0 होगी। तो थीटा since theta is equal to 0 at every point on the Gaussian surface ये होगा, ठीक है। तो ये हमारा स्मॉल फ्लक्स जो है उसकी वैल्यू E ds हो गई। तो therefore नेट फ्लक्स अगर हमको कैलकुलेट करना है तो ये क्या करेंगे, हम इसे इंटीग्रेट कर दें। तो ये हमारा d phi इज इक्वल टू E ds, ठीक है, फॉर द एंटायर सरफेस, ठीक है। फॉर द एंटायर सरफेस हमको इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब एक चीज यहां पर देखिए, जो E की वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हमारे इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर E की वैल्यू जो होगी उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। क्यों सेम है, इसलिए कि ये सेंटर से इस सरफेस के सारे पॉइंट्स जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस का फंक्शन है, ठीक है। तो ड्यू टू सिमेट्री आप कह सकते हो कि ड्यू टू सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस विल बी सेम, क्लियर। तो यहां पर E को हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहां पर एक लाइन आप मेंशन कर लीजिए, सिंस E इज अ कांस्टेंट because at every point on Gaussian surface it will be same due to symmetry। तो ये बात आप कह सकते हैं। तो अब ये इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो है ये वैल्यू हो जाएगी phi इज इक्वल टू E सरफेस इंटीग्रल ds। तो ये हमारा एरिया एलिमेंट का टोटल सरफेस के लिए इंटीग्रेशन करना है। तो ये हमारा क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, ठीक है। आई मीन स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया है। तो ये हमारा हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, सिंस ds फॉर एंटायर सरफेस इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो ये 4 पाई r स्क्वायर हमारा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा हो गया नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड बाय द स्फीयर बाय द गॉसियन सरफेस, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब हम यही रिजल्ट जो है, यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन जो है वो गॉस के लिए करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ये हमारा phi E जो होगा ये होगा 1/ε0 into Q। क्यों भाई, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस वो क्या है, Q है, ठीक है। तो इसलिए ये 1/ε टाइम्स Q होगा, यही गॉस का स्टेटमेंट है।
ये इक्वेशन हमारा हो गया सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप क्या करिए, कंपेयर करिए। एक्चुअली दोनों के एलएचएस सेम है, इसको आपने फंडामेंटल मैनर से आपने कैलकुलेट किया, और ये जो कैलकुलेशन हमारा है वो गॉसियन थ्योरम से है, ठीक है। तो ये सॉरी गॉस थ्योरम से है। तो अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम होगा। तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड E into 4 pi r square is equal to 1 upon epsilon naught into q, ये होगा। तो therefore E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसी भी पॉइंट पर, इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square है, ठीक है। नाउ टेक अ point charge q naught at point P, ठीक है। तो therefore force ये हमारा F is equal to q naught into E होगा, ठीक है। तो यहां पर E की वैल्यू आपने ये यहां पर निकाल के रखा है 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square, और इसको q naught से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो F is equal to हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught q into q naught upon r square, और यही हमारा क्या है, यही कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि कूलम्ब्स लॉ को हम जो है गॉस थ्योरम से कैसे डिड्यूस करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। थैंक यू।